आज हम लोग साइंस के एक टॉपिक जड़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन जड़ की चर्चा करने के पूर्व पहले हम लोग ये जान लें कि एक शब्द आता है पादप आकारिकी। ये पादप आकारिकी क्या होता है? अगर हम पादप आकारिकी की बात करें तो पादप आकारिकी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पादप और आकारिकी। अगर मैं पादप की बात करूं तो पादप का अर्थ होता है पौधा और आकारिकी का मतलब होता है वाह्य संरचना का अध्ययन। अगर मैं दोनों शब्दों को मिलाकर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो पौधों की वाह्य संरचना के अध्ययन को पादप आकारिकी कहते हैं। लेकिन ये होता है हम किस वाह्य संरचना की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पौधे को देखें तो हमें उसमें जड़ दिखाई देता है, तना दिखाई देता है, पत्ती दिखाई देती है, फूल दिखाई देता है। इन सभी का ही अध्ययन ही पादप आकारिकी कहलाता है। अब हम चर्चा जड़ की करते हैं। तो जड़ की चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि जड़ कहते किसे हैं। तो जड़ यह मूल पौधे का वह भाग होता है जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है और सामान्यतः ये प्रकाश से दूर जाता है और पानी की खोज में अंदर की ओर चला जाता है और लगातार इस तरीके से भूमि में जकड़ा रहता है कि ये पौधों को सहारा देता है। ऐसे ही पौधे के भाग को हम जड़ के नाम से जानते हैं। अभी हमने जड़ की बातें बताते समय हमने एक शब्द प्रयोग किया मूलांकुर। अब ये होता है कि मूलांकुर क्या होता है। तो अब हम चलते हैं मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में जानते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं, एक मूलांकुर हो जाता है और एक प्रांकुर हो जाता है। जो मूलांकुर होता है उससे जड़ का विकास होता है, वह नीचे जमीन के अंदर जाता है। वहीं पर जो प्रांकुर होता है यह भ्रूण का ऊपरी भाग होता है जिससे तना, फूल, पत्ती इनका विकास होता है। तो इन्हीं को प्रांकुर और मूलांकुर कहते हैं। अर्थात हम एक वाक्य में कहें तो बीज के भ्रूण के ऊपरी भाग को प्रांकुर और निचले भाग को मूलांकुर कहते हैं। अभी हमने मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में बात की। अब बात करते हैं जड़ के कार्य क्या होते हैं। अगर हम जड़ के कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य एक होता है, यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है और सहारा प्रदान करती है। वहीं पे दूसरे कार्य की बात करें तो ये पौधों को जल एवं खनिज पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। वहीं पर अगले कार्य की बात करें तो कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण में हम गाजर और मूली का नाम ले सकते हैं। वहीं पर इसके अन्य कार्यों की बात करें तो यह मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं और इसके अन्य कार्य की बात करें तो कुछ जड़ें श्वसन का भी कार्य करती हैं। जैसे इसका प्रमुख उदाहरण राइजाफोर की जड़ें होती हैं। वहीं पर हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जड़ का कार्य एक लाइन में पौधों को मजबूती देना, फूड का स्टोर करना, रिप्रोडक्शन करना, अवशोषण पानी मिनरल को की आपूर्ति करना, मिट्टी के कटाव को रोकना है। अभी तक हमने जड़ के कार्यों की चर्चा की। वहीं पर अब हम जड़ की विशेषता की चर्चा करते हैं। तो अगर जड़ की विशेषता में हम पहली बात करें तो जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है। वहीं पर अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जमीन के अंदर सामान्यतः रहने के कारण इनके जड़ों का रंग सफ़ेद हो जाता है, मटमैला हो जाता है। वहीं पर अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो जड़ों पर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि तनों पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये नोड्स क्या होता है? जो पौधे पे गांठें होती हैं उन्हें नोड्स कहते हैं और ऐसे दो गांठों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। वहीं पर अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो जड़ों की वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है एवं धनात्मक जलानुवर्ती होती है एवं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। अब ये होता है धनात्मक और ऋणात्मक क्या है। अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो जब जड़
प्रकाश के विपरीत बढ़ता है। जड़ क्योंकि प्रकाश से नीचे जाता है और ऐसे में जो विपरीत जाता है वहाँ पर हम ऋणात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं और जो उसकी ओर जाता है उसे हम धनात्मक कहते हैं। अगर हम जड़ की अब बात करें तो क्योंकि इसकी जड़ें प्रकाश के विपरीत जाती हैं इसलिए यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। वहीं पर अगर जड़ों की बात करें तो ये पृथ्वी के अंदर जल की खोज के लिए अंदर जाती हैं इसलिए इन्हें धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। वहीं पर यह जड़ें पृथ्वी के गुरुत्व की तरफ जाती हैं इसलिए जड़ों को धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। अब हम जड़ों के रूपांतरण की बात करते हैं। अभी होता जड़ों का रूपांतरण कहते किसे हैं? तो जब जड़ें किसी विशेष कार्य करने के लिए जब अपने आकार को एक रूप से दूसरे रूप में बदल लेती हैं तो इन्हीं को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है किस विशेष कार्य करने के लिए ये अपने जड़ों को बदल लेती हैं? तो अगर मैं पहली बात करूं तो ये भोजन का संग्रहण करने के लिए, दूसरा श्वसन कार्य करने के लिए और तीसरा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने के लिए। जब जड़ें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो इसी को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। और अगर मैं जड़ों के रूपांतरण के प्रकारों की बात करूं तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की हो जाती हैं। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, रेशेदार जड़, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के उदाहरण दिए गए हैं। अब हम बात मूसला जड़ों की करते हैं। अगर मैं मूसला जड़ों की बात करें तो मूसला जड़ें सबसे मुख्य और सबसे ज़्यादा जरूरी जड़ होती है और ये भूमि के अंदर गहराई तक जाती रहती है। अगर बात करें तो यही मूसला जड़ें पौधों को भूमि में बहुत मजबूती से बनाए रखती हैं और जैसे जैसे ये जड़ नीचे जाती है इससे फिर दूसरी जड़ें भी निकलती जाती हैं, इसकी पार्श्व जड़ें निकलती जाती हैं, उन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। और फिर उन द्वितीयक जड़ों से भी पार्श्व जड़ें निकलती रहती हैं जिन्हें हम तृतीयक जड़ें कहते हैं। वहीं पर कुछ मूसला जड़ें जो होती हैं अपने अंदर भोजन को भी संचित करती हैं जिसके कारण यह काफ़ी मोटी तथा मांसल हो जाती हैं और इन्हीं मोटी तथा मांसलता के कारण इनका रूप बदल जाता है और इनकी आकृति के आधार पर ये मूसला जड़ें भी कई प्रकार की हो जाती हैं। जैसे पहला शंकुरूपी, दूसरा तर्करूपी और तीसरा कुंभरूपी। वहीं पर हम बात शंकुरूपी की करें तो इस प्रकार की मूसला जड़ ऊपर की ओर मोटी होती हैं तथा नीचे की ओर पतली होती जाती हैं और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण गाजर है। वहीं पर तर्क रूपी की बात करें तो इस प्रकार की मूसला जड़ें बीच में फूली हुई होती हैं तथा ऊपर एवं नीचे पतली होती हैं और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आप मूली को देख सकते हैं। वहीं पर कुंभ रूपी की मैं अगर बात करूं तो इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपर वाला भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है तथा नीचे की तरफ जाने पर अचानक पतला होने लगता है। इसका प्रमुख उदाहरण हम चुकंदर, सलजम आदि को देख सकते हैं। मूसला जड़ों की चर्चा करने के बाद हम रेशेदार जड़ों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार की जड़ें अर्थात रेशेदार जड़ जमीन के समीप उगते हैं और कई पतली समान आकार की जड़ें होती हैं जो बड़ी संख्या में एक साथ बहती हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सब जड़ों को आप जब देखेंगे तो एक ही तरीके की लगती हैं। इसमें न तो कोई प्राथमिक जड़ होती है, न तो कोई द्वितीयक जड़ होती है और न ही कोई तृतीयक जड़ होती है जैसा कि मूसला जड़ों में होती है, बल्कि सभी जड़ एक समान दिखाई देती हैं। इसके उदाहरण में हम घास, धान, गेहूं, मटर आदि की चर्चा कर सकते हैं जिनकी जड़ें एक समान पतली पतली केवल दिखाई देती हैं। यह जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं जैसा कि मूसला जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। यह केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए, पानी और खनिज प्रदान करने के लिए ही ये जड़ें कार्य करती हैं।
अभी तक हमने चर्चा मूसला जड़ और रेशेदार जड़ की है। अब हम एक तीसरे प्रकार की जड़ अपस्थानिक जड़ की चर्चा करते हैं। ये जो अपस्थानिक जड़ होते हैं, जैसा कि हम जड़ें जानते हैं कि मूलांकुर से विकसित होती हैं, लेकिन मैं अपस्थानिक की बात करूं तो यह मूलांकुर से विकसित नहीं होती है, बल्कि पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाती है। और ऐसी ही जड़ों को जो मूलांकुर से विकसित न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती है, उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ये अपस्थानिक जड़ भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्तंभ मूल और दूसरा अवस्तंभ मूल। अब हम चर्चा करते हैं स्तंभ मूल की। ये स्तंभ मूल की जो जड़ें होती हैं, ये पौधों की शाखाओं से निकलती हैं और धीरे धीरे ये नीचे लटकने लगती हैं, और धीरे धीरे लटकते लटकते एक समय के बाद ये भूमि के अंदर चली जाती हैं और अंदर जाकर ये बड़े पौधों को सहारा देने का कार्य करने लगती हैं। और इस प्रकार जो पेड़ को ही सहारा देने के रूप में जड़ें कार्य करने लगती हैं, ऐसी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हम बरगद की पेड़ों को देख सकते हैं कि बरगद की पेड़ों से कैसे उनकी शाखाओं से फिर एक शाखा जड़ निकलती है और जाकर जमीन के अंदर पहुंच जाती है। वहीं पर अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें अवस्तंभ मूल की, तो इस प्रकार की जड़ें जो मुख्य तना होता है वहां से निकलती हैं और तने के सबसे निचले भाग से निकलकर भूमि में तिर्यक प्रवेश करती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। इसका हम प्रमुख उदाहरण के रूप में हम गन्ने को देख सकते हैं कि वह जमीन के ऊपर ही वहीं से जड़ें तिर्यक रूप से वह जमीन के अंदर प्रविष्ट कर जाती हैं। ऐसी जड़ों को अवस्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। तो आज हमने जड़ों के बारे में चर्चा की। निश्चित है आप जड़ों के बारे में जाने होंगे कि जड़ के क्या कार्य हैं, जड़ों का रूपांतरण किस में होता है। आप इन सभी बातों को अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।